अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम सब देख चुके हैं कि मोहम्मद बोजदार कोरलुश उस्मान ड्रामे को बिल्कुल सही तारीख के मुताबिक दिखा रहे हैं। उस्मान गाजी का जज्बा, अपने कबीले के साथ ताल्लुकात, चचा की गद्दारी और बाज़ंतीनी तिकफोरों के साथ ताल्लुकात, मतलब जो हमने तारीख की किताबों में पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही ये ड्रामा दिखाया गया है। यहाँ ये एक अलग बात है कि ड्रामे को पुरकशिश बनाने के लिए थोड़ा बहुत फिक्शन ऐड किया गया है, और ये तो हर ड्रामे के लिए ज़रूरी होता है ताकि देखने वाले की दिलचस्पी बरकरार रहे। टर्किश चैनल्स पर जितने भी तारीखी ड्रामे चल रहे हैं उनकी आखिरी एक साथ चल रही हैं। किसी के 2 एपिसोड्स रह गए हैं और किसी के 3। इसी तरह कोरलुश उस्मान का सीजन 3 भी अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। मोहम्मद बोजदार कोरलुश उस्मान के सीजन 3 को 98 एपिसोड्स पर रोकना चाह रहे हैं, लेकिन जितनी एक साथ अब रह गई हैं उनमें सल्जूक सल्तनत का खात्मा दिखाया जाएगा। तारीखी कुतब के मुताबिक 1299 ईस्वी में जब चंगेज खान के बेटे बातू खान ने यूरोप के इलाकों का रुख किया तो उसने सल्जूक सल्तनत तबाह कर दी थी। उस तबाही के दौरान सुल्तान अलाउद्दीन भी कत्ल हो गया। जब बातू खान वापस गया तो उसके पीछे हर इलाके का अमीर खुद मुख्तार बन गया। उस्मान गाजी ने अपनी आज़ाद रियासत का ऐलान करके अंकारा के करीब एस्की शहर को अपना दारुल हुकूमत बना दिया। अब ये इलाका तुर्की के सूबा सेंट्रल अनातोलिया का दारुल हुकूमत है। अगर इस बात को आप ड्रामे के हवाले से देखें तो मंगोल सीजन 4 स्टार्ट होने के बाद कोरलुश उस्मान में नहीं दिखाए जाएंगे। सीजन 4 से कोरलुश उस्मान ड्रामा 2 कौमों के बीच में रह जाएगा, ईसाई और मुसलमान। कोरलुश उस्मान का सीजन 4 कब स्टार्ट होगा ये हम वीडियो के आखिर में बताएंगे। उससे पहले आप ये जान लें कि कोरलुश उस्मान के सीजन 4 में कौन सा दौर और कौन से वाक़यात दिखाए जाएंगे। तारीखी कुतब के मुताबिक जब उस्मान गाजी ने एनागोल कला फतह कर लिया था, सल्जूक सल्तनत भी खत्म हो गई थी और आपने अपनी आज़ाद रियासत का ऐलान भी कर दिया था, तब आपको 2 दुश्मनों का सामना करना पड़ा था, अंदरूनी और बैरूनी। उस्मान गाजी के अंदरूनी दुश्मन तुर्क ही थे। अमीर करमानिया कुतुबुद्दीन शाह सल्जूकी उमरा में से था। जैसे ही उस्मान गाजी ने अपनी आज़ाद रियासत का ऐलान किया तो ये उस्मान का सख्त तरीन दुश्मन बन गया। उस्मान गाजी ने उसे कई बार नीचा दिखाया, लेकिन फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उस्मान गाजी उसे अपने हाल पर छोड़कर मजीद फतूहात की तरफ तवज्जो देने लगे। आपने मुसलमान सुल्तानों की तरह अपनी नई हुकूमत के बुनियादी जरूरी काम तरतीब देने के बाद एशियाई कोचक में तमाम रूमी हुक्मरानों को इस्लाम के मुताबिक एक पैगाम भेजा, जिसमें उनको 3 चीजों में से एक चीज का इख्तियार दिया गया था। इस्लाम कबूल करो या जजिया दो या फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। उनमें से कुछ ने इस्लाम कबूल किया, कुछ हुक्मरानों ने जजिया देना पसंद किया और बाकी हुक्मरान उस्मान गाजी से जंग करने के लिए तैयार हो गए। बाज़ंतीनी हुक्मरान उस्मान गाजी के इस मैसेज को समझ गए कि उस्मान अब रुकने वाला नहीं है। चुनाचे बाज़ंतीनियों ने 700 हिजरी मुताबिक 1301 ईस्वी में आपके खिलाफ सलीबी इत्तेहाद कायम करने की आवाज उठाई, जिसमें बोरसा, मादानूस, इधरनूस, कत्ता और कस्तला इलाकों के उमरा शामिल थे। उस्मान गाजी के खिलाफ ये सबसे पहला सलीबी इत्तेहाद था। सबसे पहले आप इस बात को समझे कि सलीबी इत्तेहाद है क्या। ईसाई जमातों के इकट्ठे होने का नाम सलीबी इत्तेहाद है। जिस तरह मुसलमानों में शिया, सुन्नी, अहले हदीस और देवबंदी वगैरह फिरके हैं, बिल्कुल इसी तरह ईसाइयों में भी फिरके हैं। लेकिन जब भी ईसाई रियासतों और ईसाई कौम को किसी बड़े खतरे का सामना हो या वो कोई बड़ी फतह हासिल करना चाहते हों, तो वो सारे आपस में इत्तेहाद कर लेते हैं और हर जमात माली और फौजी कुव्वत के साथ सलीबी इत्तेहाद में हिस्सा लेती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप बिजनेस करने और बिजनेस के बारे में मुफीद मालूमात जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप ये बिजनेस चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको बिजनेस के बारे में तमाम अहम मालूमात मिलेंगी। इसका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जैसे ही उस्मान गाजी को सलीबी इत्तेहाद की खबर मिली तो आपने सलीबी इत्तेहाद कायम होने से पहले बाज़ंतीनी इलाकों पर हमले शुरू कर दिए और उनको जंगी हमलों में इतना मसरूफ किए रखा कि उनको सलीबी इत्तेहाद कायम होने का मौका ही न मिला और आप हमले करते रहे। बाज़ंतीनी सल्तनत के अहम तरीन शहर बोरसा के करीब पहुंच गए। उस्मान गाजी ने अब तक जितने भी किले या शहर फतह किए थे, बोरसा शहर उन सबसे बड़ा और बाज़ंतीनी सल्तनत का अहम तरीन शहर था। इस शहर की अहमियत की सबसे अहम और बड़ी वजह बागात और फसलें थी। उस्मान गाजी ने अपनी फौज के साथ 717 हिजरी मुताबिक 1318 ईस्वी में बोरसा शहर का मुहासरा करके उनके बागात और फसलों पर कब्जा कर लिया।
یہ محاصرہ اتنا طول پکڑ گیا کہ یہ کم و بیش 10 سال تک جاری رہا۔ عثمان غازی کی زندگی کا سب سے بڑا محاصرہ یہی تھا۔ اس محاصرے میں سب سے اہم کردار عثمان غازی کے بڑے بیٹے اورحان غازی کا تھا۔ دوسری طرف شہر کے مکینوں نے بھی عثمانی فوج کا بھرپور مقابلہ کیا۔ اسی محاصرے کے دوران عثمان غازی بیمار ہو گئے اور محاصرے کی کمانڈ اپنے بڑے بیٹے اورحان کے ہاتھ میں دے دی۔ بورسا شہر کے محاصرے کے درمیان کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جو اسلامی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں۔ ان میں سے ایک بہترین واقعہ یہ ہے کہ بورسا شہر کی فوج کے سپہ سالار کا نام اقرینوس تھا۔ کوئی بھی جنگ ہو، جب تک آپ اپنے دشمن کی خامیاں نہیں جان پاتے تب تک آپ اس سے جنگ نہیں جیت سکتے۔ اسی طرح اقرینوس نے بھی عثمان غازی اور مسلمانوں کے بارے میں تمام معلومات اکٹھی کرنا شروع کر دی تاکہ وہ یہ جنگ جیت سکیں جو اس کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اقرینوس معلومات تو اس لیے اکٹھی کر رہا تھا کہ وہ یہ جان سکے کہ مسلمانوں کو کیسے ہرایا جا سکتا ہے، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شاید اس وقت مسلمانوں کا جذبہ جہاد اتنا پختہ تھا کہ اللہ کی رحمت بھی ان کا ساتھ دینے لگی۔ اقرینوس ترکوں اور مسلمانوں کے خلاف معلومات کا جائزہ لیتے لیتے اسلامی واقعات اور تعلیم سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ خود 726 ہجری کو اپنی فوج کے ساتھ عثمانی فوج کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے اسلام قبول کر کے عثمانی فوج میں شامل ہو گیا۔ یہ خبر بازنطینیوں پر پہاڑ بن کر گری۔ اقرینوس کے اسلام قبول کرنے کے بعد بازنطینی عثمانی فوج کا مقابلہ نہ کر سکے اور عثمانی فوج عثمان غازی کے بڑے بیٹے اورحان غازی کی قیادت میں 1326 عیسوی کو بروسا شہر میں داخل ہو گئی۔ جب یہ خوشخبری خود اورحان نے اپنے والد کو سنائی تو عثمان غازی نے اس موقع پر اپنے بیٹے اورحان کو اپنا جانشین مقرر کیا کہ میرے بعد اورحان ہماری اسی نئی ریاست کا نیا حکمران ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے بیٹے کو بہت ساری وصیتیں بھی کی تھیں، جن میں سے 2 وصیتیں یہ تھیں کہ بیٹے، میرے مرنے کے بعد مجھے بورسا شہر میں دفن کرنا، اور سب سے اہم بات، میرے بعد کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کا خدا نے ہمیں کرنے کا حکم نہ دیا ہو۔ ناظرین، یہ کچھ اہم ترین تاریخی واقعات ہیں جو آپ کو کولش عثمان کے سیزن 4 میں دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کولش عثمان کے سیزن 4 کے سب سے اہم کردار عثمان غازی کے بڑے بیٹے اورحان غازی ہوں گے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ جس طرح ہم نے کولش عثمان کے 3 سیزن انجوائے کیے ہیں اور ان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، بالکل اسی طرح کولش عثمان کے سیزن 4 کو ہم سب انجوائے کریں گے، اور یہ سیزن پچھلے 3 سیزن سے سب سے اہم ترین ہوگا۔ کولش عثمان کا سیزن 4 کب سٹارٹ ہوگا؟ جیسے ہی ہمیں اس حوالے سے مستند خبر ملتی ہے، ہم اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں وہ ڈیٹ لکھ دیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔